स्वागत है कैरियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लेक्चर में संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट पर चर्चा किया जाना है। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, संविधान के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसका नाम है मूल अधिकार। तो बहुत विस्तार से और गहन अध्ययन हम मूल अधिकार का करेंगे, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं हैं जिसमें मूल अधिकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो हर स्तर की परीक्षा है, छोटे से छोटी परीक्षाएं हों या आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, यूपीएससी हो या विभिन्न प्रदेशों के जो लोक सेवा आयोग हैं, उन परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर प्रकार से हम मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे, जिससे कोई भी प्रश्न अछूता न रह जाए, और बहुत ही विस्तार से अध्ययन करेंगे। हो सकता है एक लेक्चर में यदि ना कंप्लीट हो तो 2 लेक्चर भी हम ले सकते हैं, और इवन 3 लेक्चर भी ले सकते हैं, क्योंकि हम केवल मूल अधिकार कितने हैं, कौन कौन हैं, यही नहीं पढ़ेंगे। मूल अधिकार से जुड़ी हुई हर उस बात पर हम अध्ययन करेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बनने की संभावना होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार क्या है, संविधान में कहां शामिल किया गया है, और इससे जुड़ी क्या क्या बातें हैं, इस पर चर्चा किया जाए। तो पहले तो हम मूल अधिकार से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को हम देखते हैं कि आखिर ये है क्या, और इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें क्या हैं। तो सबसे पहले मूल अधिकार को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो कहां शामिल किया गया है और कहां से लिया गया है? तो जब हमने संविधान के स्रोत पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि संविधान निर्माताओं ने विश्व के 200 से अधिक देश के संविधान का अध्ययन किया, और उनमें जो जो अच्छी चीजें लगी, भारतीय परिस्थिति के अनुसार उन संविधान के बिंदुओं को भारतीय संविधान में शामिल करने लायक समझा गया, उसको यहां शामिल किया गया। तो अमेरिका का जो संविधान है, वहां से मूल अधिकार को उठाया गया और भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है, स्रोत के रूप में आप बता सकते हैं, तो अमेरिका के संविधान से ये लिया गया है। पहली इसकी खास बात ये हो गई कि मूल अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा, भारतीय संविधान में इसको कहां सम्मिलित किया गया है, इस पर भी बात किया जाए। तो ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं ये। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में, भाग 1 में संघ और राज्य है, 2 में नागरिकता है। भाग 3 के संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद संख्या 12 से 35 के बीच इसको शामिल किया गया है। अर्थात ये जो मूल अधिकार का वर्णन है वो अनुच्छेद संख्या 12 से शुरू होता है 35 तक। इन 23 अनुच्छेदों में, कितने अनुच्छेद में? 23 अनुच्छेदों में केवल और केवल मूल अधिकार का ही वर्णन है। तो मूल अधिकार शामिल कहां है? 12 से 35 के मध्य शामिल है। कहां, किस भाग में? भाग 3 में। चूंकि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का इतना विस्तृत वर्णन किया गया है जितना शायद अमेरिका के संविधान में ना किया गया हो। बेशक अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन हर उन छोटी छोटी बातों का विस्तार से संविधान में वर्णन है जो मूल अधिकार से जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार एक ऐसे अधिकार के रूप में होते हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक माने जाते हैं। तो इसीलिए इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। अब देख, जब विस्तृत वर्णन किया गया है तो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा संविधान का जो ये भाग 3 है, संविधान का ये जो भाग 3 है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकारों का मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, संज्ञा दी गई है। भारत का मैग्ना कार्टा या अधिकारों का मैग्ना कार्टा कह लीजिए। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, अधिकार पत्र।
तो ये मूल अधिकार का एक अधिकार पत्र है जो भाग 3 है। ये हमको मूल अधिकार से संबंधित वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है जो एक नागरिकों को या व्यक्तियों को चाहिए अपने विकास के लिए। तो ये मूल अधिकार से बातें हुई, कहां शामिल है, कहां से लिया गया है, और थोड़ा सा जाना जाए। ध्यान से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िएगा, एक एक लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर एक लाइन आपका ये मूल अधिकार से जुड़ा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अब आगे बात करते हैं और क्या मूल अधिकार से जुड़ी हुई चीज है, जो खास खास बातें हैं उसको हमने यहां दर्शाया है। संविधान में बिना किसी भेदभाव के, ये जो मूल अधिकार है समझिएगा, भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति या नागरिक के लिए मूल अधिकार की गारंटी है। यहां दोनों चीज है, यहां ध्यान रखिएगा, व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए मूल अधिकार की गारंटी है। अब आप यहां समझ रहे होंगे कि ये व्यक्ति का क्या मतलब है और नागरिक का क्या मतलब है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में जो शामिल मूल अधिकार है उसमें कुछ ऐसे अधिकार हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिले हैं, अर्थात जो भारत का सिटीजन है उसी को वो मूल अधिकार प्राप्त होंगे। और बाकी कुछ अधिकार ऐसे हैं जो वो समस्त व्यक्तियों को मिले हैं, वो चाहे भारत का नागरिक है या नहीं है, और यदि वो भारत में रह रहा है, भारतीय क्षेत्र में वो वर्तमान में मौजूद है, तो वो मूल अधिकार में कुछ ऐसे अधिकार हैं जो उसको भी मिलेंगे, बेशक वो भारत का नागरिक नहीं है। इसीलिए यहां हमने लिखा है कि बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति और नागरिक दोनों को मिला हुआ है। यदि जो अधिकार व्यक्तियों को मिला है, जो अधिकार व्यक्तियों को मिला है वो हमें भी मिला है, मतलब नागरिकों को तो सारे 23 जो अनुच्छेदों में शामिल है वो सारे अधिकार हैं, लेकिन व्यक्तियों को उन 23 अनुच्छेदों में शामिल पर्टिकुलर कुछ अधिकार हैं। तो जो कुछ अधिकार व्यक्तियों को मिले हैं और वही अधिकार नागरिकों को भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो चूंकि भारत का नागरिक नहीं है इसके लिए उसको कुछ थोड़ा सा सीमित कर दिया गया ना, बिना किसी भेदभाव के वो अधिकार उसको मिला हुआ है। ठीक है ना, और यही बातें भारतीय संविधान को खूबसूरत बनाता है। चलिए और आगे बात करते हैं, और क्या मूल अधिकार के बारे में है। मूल अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया, मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीवित रखने के लिए, व्यक्ति को अपना जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। उसके सभी प्रकार के पक्षों का विकास हो, उसका मानसिक विकास हो, उसका शारीरिक विकास हो, उसका नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, धार्मिक विकास हो, जो है न्याय विकास हो, किसी भी प्रकार का जो विकास होगा तभी सर्वांगीण विकास माना जाएगा। तो सभी प्रकार के विकास के लिए ये मूल अधिकार आवश्यक होते हैं, इसीलिए इनको मूल कहा गया है। मूल मतलब जो जड़ से शुरू होते हैं, अर्थात जो एकदम इनके बिना काम ही नहीं चल सकता है। ठीक है ना, तो ये होते हैं मूल अधिकार। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब इतने आवश्यक हैं मूल अधिकार, जब इतने आवश्यक हैं कि उनके बिना विकास संभव नहीं है, तो क्या ये असीमित हैं, इसके बारे में बात किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अधिकार हैं बेशक इतने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये असीमित नहीं है। ये सारी जो लाइनें मैंने लिखी हैं ये बड़े एग्जाम की लाइनें हैं, आयोग की से संबंधित एग्जाम की लाइनें हैं, जिसमें आपसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उससे जुड़ी ये चीजें वहां ये आपको काम आएंगी। ठीक है ना, तो ये असीमित नहीं है, ध्यान रखिएगा। आवश्यक तो हैं लेकिन असीमित नहीं है कि असीम मात्रा में नागरिकों को मिला हुआ है ना, असीमित नहीं है, लेकिन वाद योग्य हैं। अब वाद योग्य का क्या मतलब है भाई, वाद योग्य का क्या मतलब है। वाद योग्य का मतलब है कि इससे संबंधित चीजें जो हैं वो न्यायालय में चुनौती योग्य हैं। न्यायालय में इससे जुड़ी हुई चीजें न्यायालय में लाई जा सकती हैं, न्यायालय तक पहुंचाई जा सकती हैं, न्यायालय में रिट दायर किया जा सकता। वाद योग्य का यह मतलब होता है।
अर्थात यदि किसी भी तरीके से मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से किसी भी प्राधिकारी है, राज्य है के द्वारा यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरुद्ध हम याचिका दाखिल कर सकते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय में अथवा उच्च न्यायालय में। इसलिए इसको कहा जाता है ये वाद योग्य है, असीमित तो नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। और चीजें देखा जाए, मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है, ध्यान देखिएगा। अब इतना इंपॉर्टेंट होते हुए भी इसको नकारात्मक क्यों कहा गया? ये सोचने वाला विषय है कि इतना इंपॉर्टेंट है तो सकारात्मक होना चाहिए, तो नकारात्मक कैसे हो गया? तो नकारात्मक का सेंस ये है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं, ऐसा नहीं कि सारे अधिकार हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं जो राज्यों को मनमानी करने से रोकते हैं, ब्रेकर का काम करते हैं। इसलिए इस संदर्भ में इसको कहा गया है कि मूल अधिकारों की जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, वो नकारात्मक होता है। ठीक है ना? नकारात्मक का सेंस यही है कि राज्य को मनमानी करने से रोकता है ये मूल अधिकार, इसलिए यहां नकारात्मक शब्द का यूज किया जाता है। कि एग्जाम में ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि मूल अधिकार की प्रकृति क्या है, सकारात्मक, नकारात्मक, तो नकारात्मक है। अब यहां ये ध्यान रखिएगा कि सारे अधिकार नकारात्मक नहीं है, लेकिन उसमें से कुछ हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि प्रकृति नकारात्मक है। ठीक है ना? चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बाद में आप नोट्स बनाते चलिए, वैसे आपको टेलीग्राम पर नोट्स मिलेगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखिए और क्या है इसके संदर्भ में। मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। अब इंपॉर्टेंट भी है, अस्थाई भी नहीं है, इसका क्या सेंस है? इसका मतलब यह है कि यह राज्य को पावर दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या इसको सीमित किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में वो परिस्थितियां क्या हो सकती हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अस्थाई नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई विशेष परिस्थिति आने पर सरकार के द्वारा इसको प्रतिबंधित किया जा सकता है, इसको न्यून किया जा सकता है, इसको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, इसका यह मतलब है। और वो कौन से अधिकार होंगे? कुछ एक आध ऐसे अधिकार हैं जो कभी भी निलंबित नहीं होते हैं, कभी भी उनको सीमित या न्यून नहीं किया जा सकता। बाकी कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको न्यून किया जा सकता है। उनके लिए परिस्थितियों का उल्लेख हमारे संविधान में है कि वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिस कारण इनको न्यून किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि मूल अधिकार अस्थाई नहीं होते हैं। ये भी इसकी अब विशेषता कह लीजिए या इनके बारे में चर्चा। अगला क्या है? अगला कहा गया राज्य को, मैंने वही बताया है, राज्य को मूल अधिकारों पर किस किस संदर्भ में? राष्ट्रहित के संदर्भ में एवं लोकहित के संदर्भ में निर्बंधन लगाने की शक्ति दी गई है। मैंने अभी ऊपर वाले लाइन में बताया कि विशेष परिस्थितियों में, और वो क्या हो सकता है? यदि ऐसा कोई परिस्थिति बनती है जहां राष्ट्रहित सर्वोपरि है और समाज में व्यवस्था, लोक व्यवस्था को बनाए रखना आवश्यक है, तो ऐसी कोई परिस्थिति यदि आन पड़ती है तो राज्य के द्वारा इस मूल अधिकार पर निर्बंधन आरोपित किया जा सकता है। उसको कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है, कुछ समय के लिए उसको, अच्छा अब हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, अर्थात उस समय तक वो प्रभावहीन हो जाएगा हमारा मूल अधिकार। कब? राष्ट्रहित के संदर्भ में अथवा समाज में व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए। ठीक है ना? चलिए आगे कहा गया है, क्या बात बताई गई है? मूल अधिकार का अधित्यजन नहीं किया जा सकता। अधित्यजन का मतलब है कि त्याग, मतलब बहुत सारे ऐसे मूल अधिकार हैं, हम आगे बात करेंगे, तो इसमें किसी को भी मनमानी नहीं है कि वो उसको त्याग सके कि नहीं हम मूल अधिकार त्याग रहे हैं, हम मूल अधिकार नहीं लेंगे, हमें मूल अधिकार से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना?
कहने का सेंस ये है कि कोई भी व्यक्ति या नागरिक मूल अधिकारों को त्याग नहीं सकता कि नहीं भाई हम मूल अधिकार के दायरे से बाहर हैं और हम इससे बंधे हुए नहीं हैं, तो ऐसा संभव नहीं है। ये कहा जाता है कि इसका अधित्यजन संभव नहीं है, अधित्यजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, मूल अधिकारों को छोड़ा नहीं जा सकता, मूल अधिकारों को त्याग नहीं किया जा सकता। उसके जो भी मूल अधिकार मिले हैं संविधान के द्वारा उसको आपको वहन करना ही पड़ेगा। चलिए आगे और बात किया जाए तो ये था कुछ मूल अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। अब और आगे बात किया जाए क्या है मूल अधिकार से जुड़ी चीजें। अब ये मूल अधिकार कौन कौन से हैं उस पर आगे हम बात कर रहे हैं। चलिए अब आ जाइए राज्य का क्या अर्थ है, इसको भी थोड़ा सा समझा जाए। जैसे जब आप मूल अधिकार पढ़ेंगे तो वहां हर बात में राज्य शब्द का उल्लेख होगा। जैसे राज्य चाहे तो प्रतिबंध लगा सकता है, राज्य चाहे तो किसी को स्पेशल व्यवस्था दे सकता है, अथवा राज्य के द्वारा यदि इसका उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, उच्च न्यायालय में जाया जा सकता है, राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। तो बार बार मूल अधिकार में हम राज्य का उल्लेख सुनेंगे, राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, क्योंकि मूल अधिकार को समझने के पहले उसमें जो शामिल शब्द हैं उसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए तो राज्य का मतलब क्या है। अच्छा, हमारे समझ में सामान्यता ये आता है कि राज्य का सेंस जो वर्तमान में जो स्टेट हैं, जो वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो राज्य का सेंस इन्हीं राज्यों से होगा, राज्य का मतलब इन्हीं राज्यों से होगा। अब यदि ये सेंस हम लगा लिए तो मूल अधिकार कतई नहीं समझ में आएगा। राज्य का यदि ये मतलब हमने लगाया, क्योंकि जब पढ़ेंगे ही नहीं तो राज्य का मतलब जो ऐसे होता है कि वर्तमान में जो भारत में 28 राज्य हैं वही मतलब है राज्य का। तो मूल अधिकार में ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार में और जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो यहां जब राज्य शब्द का उल्लेख किया जाएगा, ध्यान रखिएगा यहां जो राज्य शब्द का उल्लेख किया गया है उसको स्पेशल अर्थों में उल्लेख किया गया है। यहां राज्य दोनों टॉपिक में राज्य का अर्थ कुछ स्पेशल है। तो ये इसीलिए हमने यहां ये जरूरत समझा कि सबसे पहले मूल अधिकार में जो राज्य शब्द का मतलब है उसको पहले समझा जाए। तो यहां मूल अधिकार में जो राज्य का मतलब है वो वर्तमान में जो स्टेट 28 हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इस मूल अधिकार टॉपिक में जो राज्य शब्द है और वर्तमान में जो राज्य हैं इसका कोई मतलब नहीं, इस राज्य का अर्थ दूसरा है। तो वो है क्या, ठीक है ना, तो समझिएगा। अब मूल अधिकार को आपने समझा था, मूल अधिकार को जब पढ़ा कि ये कहां शामिल है, ठीक है ना, तो आपने देखा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के बीच शामिल है। जबकि मूल अधिकार की जो 6 मूल अधिकार है उसकी शुरुआत होती है 14 से 18 समता या समानता का अधिकार है, ठीक है ना, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो 14 से शुरुआत होती है और 6 जो मूल अधिकार हैं 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 28, उसके बाद में 29, 30, उसमें उसके बाद में 32 से 35। तो 14 से शुरुआत है, तो ये आखिर 12 और 13 क्या है, ठीक है ना, तो इसी को हमें समझना है। तो अनुच्छेद 12 में ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 12 में भाग 3 के प्रयोजनों के लिए, भाग 3 के जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें प्रयोजन के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मतलब क्या है कि भाग 3 में जितने भी अनुच्छेद हैं उनमें राज्य शब्द का क्या मतलब होगा, राज्य का क्या अर्थ है, इसको परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 12 में। और बहुत डिटेल तरीके से समझाया गया है कि राज्य का क्या मतलब है। तो देखिएगा, तो राज्य का क्या मतलब है, अनुच्छेद 12 में क्या बताया गया है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। तो समझिएगा, यहां भारत की सरकार एवं संसद, भारत की सरकार
और जो संसद है उसको राज्य कहा गया है, उसको राज्य कहा गया है। ध्यान से समझिएगा कितना विपरीत अर्थ है। भारत की सरकार एवं संसद है वो राज्य है। और कौन राज्य हैं? राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल। जो राज्य की सरकार है और राज्य में जो विधानमंडल है जो कानून बनाते हैं वो भी राज्य हैं। वो भी क्या है? राज्य हैं। समझिएगा सभी स्थानीय प्राधिकारी, अब स्थानीय प्राधिकारी कौन है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। समझिएगा सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी सब राज्य हैं। तो राज्य के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? भारत की सरकार, राज्य की सरकार, संसद, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। तो ये दोनों चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं। ये दोनों चीजें भी नहीं समझ में आई होंगी कि स्थानीय प्राधिकारी कौन है और अन्य प्राधिकारी कौन है। तो चलिए इसको भी समझते हैं, स्क्रीनशॉट लिया करिए। इसको भी समझते हैं कि स्थानीय प्राधिकारी में और अन्य प्राधिकारी में कौन कौन आएंगे। तो चलिए समझते हैं। देखो स्थानीय प्राधिकारी में कौन आएंगे? नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत और सेटलमेंट बोर्ड, ये इतने स्थानीय प्राधिकारियों में आएंगे। अन्य प्राधिकारियों में कौन आएगा? देखो अन्य प्राधिकारी में कौन आएगा इसको भी समझ लीजिए। ऐसे व्यक्ति या निकाय जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना बनाने या जारी करने का अधिकार है। मतलब अन्य प्राधिकारी में ऐसे कोई व्यक्ति आ सकता है या ऐसे कोई निकाय या कोई बॉडी आ सकती है जो कानून बनाने की शक्ति रखती है, निर्देश करने की शक्ति रखती है, अधिसूचना जारी करने की शक्ति रखती है, वो अन्य प्राधिकारियों में आ जाएंगे। और स्थानीय प्राधिकारियों में कौन आएगा? नगर पालिका आ गई, ग्राम पंचायत आ गया, जिला बोर्ड आ गया। और राज्य की सरकार आ गई किसमें? राज्य में राज्य की सरकार और विधानमंडल, केंद्र की सरकार और संसद। तो कहने का मतलब यह है कि मूल अधिकार के लिए जो राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है वो राज्य में कौन कौन आते हैं? केंद्र सरकार आएगी, राज्य सरकार आएगी, संसद आएगी, राज्य विधानमंडल आएगा। स्थानीय प्राधिकारी मतलब नगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सेटलमेंट बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों में ऐसे कोई निकाय आएगी, ऐसी कोई संस्था आएगी जिसको कानून बनाने का शक्ति है, जो आदेश जारी करती है, कानून बनाती है, वो अन्य प्राधिकारियों में आ जाएगी। अब चीजें समझ में आया कि राज्य का मतलब क्या है। तो यदि कहीं राज्य मूल अधिकार में लिखा रहेगा तो आपका दिमाग तुरंत जाना चाहिए कि राज्य का मतलब ये हो सकते हैं। और देखिए क्लियर किया गया, थोड़ा सा इसको और समझ लीजिए। देखिए ये राज्य के अंतर्गत क्या क्या जो है, विभिन्न न्यायिक निर्णयों को यहां हमने आपको मेंशन किया है। देखिए विभिन्न न्यायिक निर्णयों के अनुसार स्थानीय और अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत, अच्छा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद और विधानमंडल तो हमेशा ही है भाई, लेकिन न्यायालय के द्वारा अपने निर्णय के आधार पर कई ऐसे निर्णय दिए गए हैं जहां उसने स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी को डिफाइन किया है कि इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल हैं, कौन कौन है जो राज्य हैं। तो कौन कौन राज्य हैं इसको समझिएगा। जो आपकी LIC है ये अन्य प्राधिकारी या निकाय, मैंने बताया था कि जिनको कानून बनाने का अधिकार है, तो उसमें कौन कौन आ जाएंगे? LIC आ जाएगी। देखो ये पूछा भी गया है UPPCS में। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, ठीक है ना, औद्योगिक वित्त निगम, यूनिवर्सिटीज, आपकी कोई विधिक व्यक्ति है, सरकारी कंपनी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो भी आपका स्टेट है क्योंकि वो भी कानून बनाती है, लोगों पर अप्लाई होता है। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम, भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक कह सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य निगम,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना, इसको समझते चलते हैं। उसके बाद में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और देखिए और कौन कौन, देखिए सेंट्रल, देखिए सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, भागीदारी फर्म, सैनिक सोसाइटी, स्कूल वाले जो होते हैं, ये सब क्या हैं, सब स्टेट हैं, क्योंकि इनके द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो लोगों पर अप्लाई होता है। तो अमूमन एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि राज्य में उन संस्थाओं को, उन व्यक्तियों को, सरकारों को शामिल किया गया है जो कानून बनाने की शक्ति रखते हैं, और उन कानून के अंतर्गत बहुत सारे लोग आते हैं जो लोगों पर अप्लाई होता है। एक चीज और समझ लीजिए, तो ये सारे राज्य हैं। अब निर्णय के द्वारा इसमें और हैं, और भी आप समझ लीजिए और कौन कौन राज्य हैं। देखिए और कौन कौन से राज्य हैं, बालक सहायता समूह, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ये भी राज्य हैं। राष्ट्रपति भी राज्य है, लेकिन कब, जब अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आदेश जारी करता है, मतलब जब अध्यादेश जारी करता है, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश, वो भी राज्य हैं, लेकिन कब राज्य हैं, लिख दिया गया है, जब वह न्यायालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है तब वो राज्य होगा, जब वो मुकदमे की सुनवाई करता है तब राज्य नहीं होगा। रेलवे बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, बैंक एवं बीमा कंपनी, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल, संघ लोक सेवा आयोग, ये इतने सब राज्य हैं, ध्यान रखिएगा। साथ साथ में एक चीज और ध्यान रखिए, वो क्या, किसे राज्य नहीं माना गया है। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि जितने भी ऐसे संगठन है सब राज्य हैं, राज्य नहीं भी माना गया है। कैसे, देखिए सबसे मेन चीज तो ये आपका एनसीईआरटी है, इसको राज्य नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ है, आईसीआईसी बैंक है, इसको राज्य नहीं माना गया है। वक्फ बोर्ड है, जो अभी बहुत ज्यादा विवाद इस पर चला है, ये भी राज्य नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, ये भी राज्य नहीं है। तो ये चीजें हैं। आपका जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI है, ये भी स्टेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो निजी महाविद्यालय हैं, वो भी, जिनको किसी प्रकार से सरकार से सहायता नहीं मिलती है, वो भी राज्य नहीं है। तो कौन राज्य हैं, कौन नहीं है, इसको यहां पूरा हमने बता दिया है, दिखा दिया है। और 12 के अंतर्गत किसको परिभाषित किया गया है कि ये राज्य हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। स्थानीय प्राधिकारी में कौन है, अन्य प्राधिकारी में कौन है, अनुच्छेद 12 के अंदर किसको किसको राज्य बताया गया है, ये डिटेल हमने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो ये राज्य हो गया अनुच्छेद 12 में। अब और आगे चीजें समझ लें, तब बात करते हैं मूल अधिकार कितने हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई, अब आ जाइए और इंपॉर्टेंट चीज, मूल अधिकार, मूल अधिकारों से असंगत विधियां, थोड़ा सा इस पर बात किया जाए। मूल अधिकारों से असंगत विधियां, थोड़ा सा इस पर बात किया जाए। मूल अधिकार से असंगत विधियों का क्या मतलब है, थोड़ा सा इसको भी समझा जाए, क्योंकि यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मूल अधिकार के लिए कोई कानून बनाया गया होगा, विधि बनाई होगी, और उससे जो असंगत हैं, जो उससे मेल नहीं रखते हैं, वो भी कानून बनाया जाता है। अरे भाई, सरकारों के द्वारा, या जो अभी राज्य के बारे में आपने पढ़ा, उनके द्वारा बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं। तो उनमें कुछ ऐसे भी कानून होंगे जो मूल अधिकार के मार्ग में बाधा भी पहुंचाने का काम करते हों, और कुछ ऐसे कानून हो जो मूल अधिकार को आगे प्रोटेक्ट करते हो, सुरक्षा देते हो, आगे बढ़ाने का काम करते हो। तो दोनों भी विधियां है ना, मूल अधिकार से जुड़ी हुई और मूल अधिकार से असंगत। तो मूल अधिकार से असंगत विधियां क्या हैं, इस पर बात किया जाए। तो समझिएगा, जो आपका अनुच्छेद 13 है,
अनुच्छेद 13 फिर आपको हम बता दे रहे हैं। देखिए जो हमारे मूल अधिकार है वो 12 से 35 हैं, लेकिन हमारे जो 6 मूल अधिकार की शुरुआत है वो 14 से 18, 19 से 22, उसके बाद में 23-24, उसके बाद में 25 से 28, उसके बाद में 29-30, उसके बाद में 32 से 35। ये 6 मूल अधिकार हैं। अब देखो शुरुआत 14 से है तो 12-13 कहां चला गया? इसी को समझना है कि 12-13 में तो अभी आपने समझा कि राज्य को परिभाषित किया गया है, ठीक है ना। अब 13 में क्या किया गया है? 13 में मूल अधिकारों से असंगत विधियों पर चर्चा किया गया है। क्या चर्चा किया गया है? तो यहां समझिएगा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है इसका मतलब ये मूल अधिकार को प्रोटेक्ट करता है। तो किस प्रकार प्रोटेक्ट करता है? अरे मान लिया जाए भाई कि मूल अधिकार हमको दे दिए गए, ठीक है ना, कि चलिए ये पर्टिकुलर आपका ये अधिकार है। अब कोई ऐसा भी कानून बना दिया जाए, कोई ऐसा भी कानून बना दिया जाए कि उसको भी मानना जरूरी हो। इधर हमको दे दिया गया कि ये आपके हाथ में ये मूल अधिकार है, और इधर एक ऐसा कानून बना दिया गया कि इसको भी मानना जरूरी है, लेकिन ये कानून इस मूल अधिकार को क्या करता है? बैन कर देता है। तो फिर इस मूल अधिकार को हमें मिलने का क्या मतलब है? ये तो सरकार दूसरा कानून बना करके इसको सीमित कर दे रही हो, इसके मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे रही हो। तो इस प्रकार जो बाधा उत्पन्न करने वाले कानून हैं, क्या उसको बनाया जा सकता है? यदि वो सरकार बनाती है तो क्या मूल अधिकार पर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? इन सभी के बारे में आर्टिकल 13 में डिफाइन किया गया है। इसीलिए कहा गया है कि जो आर्टिकल 13 है, अनुच्छेद 13 है, वो मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है। तो क्या कहा गया है? और देखिए मूल अधिकारों का सुरक्षा कवच है, साथ साथ में इसके द्वारा अनुच्छेद 13 के द्वारा क्या कहा गया है कि न्यायालय को मूल अधिकारों का सजग प्रहरी बनाया गया है। जो न्यायालय हैं हमारे, वो मूल अधिकारों के सजग प्रहरी हैं, अर्थात मूल अधिकारों के रक्षक हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि मूल अधिकारों का रक्षक कौन है, मूल अधिकारों का सजग प्रहरी कौन है? तो मूल अधिकारों का सजग प्रहरी या रक्षक कौन है? न्यायालय, एससी और एचसी, हाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है ना। ये किसके द्वारा संभव किया गया? ये किसके द्वारा रक्षक बनाया गया? आर्टिकल 13 के द्वारा। क्यों? क्योंकि 13 में असंगत विधियों का वर्णन किया गया है। अब क्या वर्णन किया गया है इस पर भी चर्चा हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ा जाए। देखिए तो जो अनुच्छेद 13 है उसके 2 पार्ट कर दिए गए हैं, वैसे 3 पार्ट है, 13(1), 13(2), 13(3). तो पहले 2 पर चर्चा करते हैं। तो 13(1) और 13(2). 13(1) क्या कह रहा है? संविधान पूर्व विधियां। और 13(2) क्या कह रहा है? संविधानोत्तर विधियां। अब इसको भी डिटेल में समझिएगा। तो 13(1) क्या कह रहा है कि संविधान पूर्व विधियां मतलब 13(1) के अनुसार संविधान लागू होने के ठीक पूर्व, अर्थात जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले भारत में बहुत सारे कानून थे। इसको समझिएगा थोड़ा सा। 26 जनवरी 1950 से पूर्व भारत में बहुत सारे ऐसे कानून रहे होंगे। अरे भाई जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी हमें मूल अधिकार मिला, तो उसके पहले भारत में बहुत सारे ऐसे कानून प्रचलित रहे होंगे। इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत में बहुत सारे ऐसे कानून प्रचलित रहे होंगे जो मूल अधिकार के विपरीत में हो, मूल अधिकार से असंगत हो। तो ये 26 जनवरी 1950 से चल रहे हैं, उसके पहले चल रहे हैं। अब जब उस समय जब संविधान लागू हो गया तो आ गया हमारा क्या? हमारा मूल अधिकार आ गया। अब जब मूल अधिकार आ गया तो इसमें कुछ अधिकार हमको मिला
और पहले से जो चल रहा था वो इससे असंगत है। ठीक है ना? तो इसी जो संविधान के पूर्व वाली विधियों पर 13(1) क्या कह रहा है कि 13(1) के अनुसार संविधान के लागू होने के ठीक पूर्व भारत में चल रहा ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई विधि प्रवृत्त, ऐसी सभी विधियां, सभी कानून जो भाग 3 मतलब मूल अधिकार के उपबंधों से असंगत हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि संविधान लागू होने के पहले यदि कोई भी ऐसा कानून चल रहा था, जो जब संविधान लागू हुआ और मूल अधिकार लागू हुआ, वो मूल अधिकार से असंगत है, जो ठीक पहले चल रहा था, तो जैसे संविधान लागू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि संविधान पूर्व विधियां जो संविधान के लागू होने से पहले चल रही थी, वो यद मूल अधिकार से असंगत है। अच्छा, ऐसा नहीं कि सब शून्य हो जाएंगी, जो मूल अधिकार से असंगत हैं वो केवल शून्य हो जाएंगी। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। जो संविधान लागू होने के पहले चल रही थी, अब संविधान लागू हुआ, मूल अधिकार मिला, मूल अधिकार में वह विधियां रोड़ा डाल रही हैं, तो वो विधियां क्या हो जाएंगी? शून्य हो जाएंगी। ये 13(1) कह रहा है। अब देखो, ये शून्य होगी, लेकिन और थोड़ा सा मजेदार चीज समझिएगा। कहा है कि 13(1) है ये भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी का क्या मतलब है? अर्थात कोई भी विधि संविधान पूर्व प्रारंभतः शून्य नहीं है। संविधान पूर्व विधि प्रारंभतः शून्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि संविधान लागू होने के बाद ये असंगत है तो शून्य है। संविधान के प्रारंभ होने से ही शून्य नहीं हो गई। ये मैंने पहले ही बता दिया है कि यदि वो मूल अधिकार के मार्ग में रोड़ा आ रही हैं, तब वो शून्य होंगी। अच्छा, शून्य का क्या मतलब है? यहां देखो, संविधान के लागू होने पर वो प्रभावहीन हो जाती हैं। शून्य होने का ये सेंस नहीं कि वो खत्म नहीं, वो सुसुप्त हो जाती हैं। वो मूल अधिकार का जो कानून है उसके द्वारा उसको कवर्ड कर लिया जाता है, उसको ढक लिया जाता है, वो नीचे दब गई, मतलब सुसुप्त हो गई। और प्रभावी कौन हो गया? मूल अधिकार वाला कानून प्रभावी हो गया, लेकिन वो सुसुप्तावस्था में चली गई। अर्थात मूल अधिकार वाले कानून ने संविधान के पूर्व मूल अधिकार से असंगत वाली विधियों को आच्छादित कर लिया, ढक लिया। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संविधान लागू होने पर मूल अधिकार में शामिल विधियों ने संविधान के पूर्व चल रही विधियां जो मूल अधिकार से असंगत हैं, उनको मूल अधिकार वाली विधियों ने ढक लिया, आच्छादित कर लिया, और वो संविधान पूर्व विधियां सुसुप्त हो गई। लेकिन जैसे संविधान वाली विधियां किसी भी कारणवश निलंबित हो जाती हैं या कुछ समय के लिए नहीं रह जाती हैं, वो जो सुसुप्ता वाली हैं वो फिर संव्यवहारों के लिए अस्तित्व में आ जाती हैं। मतलब संविधान वाला यदि आ गया भाई उभर कर, तो वो संविधान पूर्व वाली विधियां क्या हो गई? सुसुप्त हो गई। और यदि ये हट गया तो वो विधियां फिर क्या आ जाएंगी? फिर ऊपर आ जाएंगी। ये इस तरीके से शून्य है। अर्थात संविधान में मूल अधिकार वाली विधियां उन विधियों को आच्छादित कर लेती हैं, और इसी को न्यायालय ने आच्छादन का सिद्धांत कहा है। ध्यान से समझिएगा, इसी को न्यायालय ने क्या कहा? आच्छादन का सिद्धांत कहा है। चीजें समझ में आई? और ये कब कहा? स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बात करते हैं। ये आच्छादन का सिद्धांत न्यायालय ने कब कहा, उस पर भी बात करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने आच्छादन का सिद्धांत कब पारित किया? एक मुकदमा था भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इसे आच्छादन का सिद्धांत नाम दिया था। किसको? संविधान पूर्व विधियों को। चीजें समझ में आ गई? तो 13(1) में
इसका वर्णन किया गया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वाली जो लाइन है इस पर भी बात कर रहे हैं। ये वाली लाइन उत्तराखंड पीसीएस 2005 में आया हुआ है, ठीक है ना। क्या आच्छादन का सिद्धांत संविधान पूर्व जो अभी आप पढ़ रहे हैं और संविधान पश्चात दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। दोनों प्रकार की विधियों पर लागू होता है। संविधान की पूर्व विधियों पर तो मूल अधिकार वाला आच्छादित होता ही है, और संविधान लागू होने के बाद सरकारों के द्वारा यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो उन कानूनों को भी मूल अधिकार की विधियां आच्छादित कर लेती हैं। तो ये जो आच्छादन का सिद्धांत है ये दोनों पर लागू होता है, संविधान पूर्व विधियों पर और संविधान के बाद की विधियों पर। तो ये आच्छादन का सिद्धांत कहां शामिल है? 13(1) में शामिल है। समझ में आया क्या है? अब आ जाइए 13(2) क्या है, स्क्रीनशॉट इसका भी लीजिए जल्दी से। चलिए 13(2) क्या है भाई, इसको भी समझिए। तो 13(2) में संविधानोत्तर विधि है, अर्थात जब संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद अब भाई जब संविधान लागू हो गया, मूल अधिकार मिल गया, बहुत सारे कानून बन गए। तो क्या जब संविधान लागू हो गया तो अब संविधान लागू होने के बाद आज तक कोई ऐसा कानून बना ही नहीं गया, राज्य के द्वारा कोई ऐसा निर्णय लिया ही नहीं गया, अध्यादेश जारी ही नहीं किया गया, कानून बनाया ही नहीं गया, बहुत सारे कानून बनते रहते हैं। तो संविधान लागू होने के बाद ये 13(2) क्या कह रहा है? संविधान लागू होने के बाद 13(2) में क्या कहा गया है कि सरकारों के द्वारा या राज्य के द्वारा कोई ऐसी विधि बनाई जाती है, कोई विधि बनाई जाती है, कोई कानून बनाया जाता है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी विधि मूल अधिकार से असंगत है, किसे? मूल अधिकार से असंगत है, तो अब होना क्या चाहिए? यदि असंगत है तो ये जो विधि है ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, पूरी तरीके से शून्य हो जाएगी। लेकिन क्या है इसमें यह कहा गया कि मान लिया जाए कोई 20 कानून बनाया जाता है, तो ऐसा आवश्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है कि उस कानून का जो संपूर्ण हिस्सा है, कोई कानून बनाया गया और जरूरी यह नहीं है कि उस कानून का जो पूरा हिस्सा है वो पूरा का पूरा मूल अधिकार में शामिल विधियों से असंगत हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ उसमें प्राविधान ऐसे हों, 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, वो असंगत हैं, और बाकी जो असंगत नहीं है, बाकी मूल अधिकार के मार्ग में बाधा नहीं है, लेकिन 2-3 प्रावधान ऐसे हैं जो मूल अधिकार के मार्ग में बाधा हैं। तो इसमें यह निर्णय दिया गया, इसमें यह बातें शामिल की गई हैं कि यदि जो भी कानून बना है, यदि पूरा का पूरा असंगत है, तो पूरा का पूरा असंगत होने पर तो वो तो शून्य हो ही जाएगा। लेकिन यदि पूरा असंगत नहीं है और यदि उसका कोई भी जो पार्ट है, कोई भी प्रावधान असंगत है, तो केवल वही असंगत हिस्सा शून्य होगा, ना कि पूरा कानून शून्य हो जाएगा। ये इसमें 13(2) में बताया गया है। संविधान के लागू होने के बाद विधियां बनाई जाती हैं और उन विधियों में यदि कोई असंगत हिस्सा है तो वही असंगत हिस्सा शून्य होता है, ना कि पूरी विधि शून्य होती है। अर्थात उसको अलग कर दिया गया, पृथक कर दिया गया, और इसी को कहा गया पृथक्करणीयता का सिद्धांत। इसी को क्या कहा गया है? पृथक्करणीयता का सिद्धांत कहा गया है।
समझ में आया? तो पृथक्करणीयता क्या है कि यदि संविधान लागू होने के बाद राज्य के द्वारा ऐसी कोई विधि बनाई जाती है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो उस विधि का, उस कानून का वही हिस्सा शून्य होगा जो मूल अधिकार से असंगत है, ना कि पूरा हिस्सा शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? लेकिन ऐसा भी कोई कानून है जिसमें उन असंगत प्रावधानों को उस कानून से अलग नहीं किया जा सकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कानून है उसमें संगत पार्ट और असंगत पार्ट अलग हो जाएं, तो असंगत पार्ट शून्य हो जाएगा, संगत पार्ट प्रभावी रह जाएगा। लेकिन कोई ऐसा भी कानून तो हो सकता है भाई कि जिसमें असंगत पार्ट को संगत पार्ट से अलग ही ना किया जा सके। यदि वो अलग कर दिया जाएगा तो पूरा कानून ही अस्तित्व में नहीं रह जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उसको पृथक ना किया जा सके। तो अब यदि पृथक नहीं किया जा सकता, जुड़ा हुआ चीज है, तब तो उस हालत में वो पूरा का पूरा कानून शून्य ही माना जाएगा। तो दोनों चीजें शामिल की गई हैं। यदि पृथक किया जा सकता है तो असंगत पार्ट शून्य हो जाएगा, संगत पार्ट जारी रहेगा। और यदि कानून इस प्रकार का है कि असंगत पार्ट होते हुए भी उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो उस संदर्भ में पूरा का पूरा कानून शून्य माना जाएगा। तो ये संविधानेतर विधि 13(2) में बात की गई है, जिसमें पृथक्करणता के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अब आ गया पृथक्करणता का मतलब क्या हुआ। तो ये दो चीजें आर्टिकल 13 में शामिल हैं। कौन कौन से सिद्धांत? दो सिद्धांत महत्वपूर्ण है, आच्छादन का सिद्धांत और पृथक्करणता का सिद्धांत। ठीक है ना? इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे और थोड़ा सा बात किया जाए, कुछ और चीजें जो इंपॉर्टेंट है। आ जाइए 13(3) को समझ लेते हैं। 13(3) में क्या लिखा गया है? 13(3) में एक शब्द को डिफाइन किया गया है और वो है क्या है? विधि। विधि का क्या मतलब है? ठीक है ना? तो समझिएगा, भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि का प्रभाव रखने वाला अध्यादेश कोई हो सकता, आदेश कोई हो सकता, विनियमन हो सकता है, नियम, उपनियम, अधिसूचना, कोई रूढ़ या प्रथा, ये सब शामिल हैं। विधि के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में कोई अध्यादेश है, कोई आदेश है, कोई नियम है, उपनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ी या प्रथा है, ये सब सारी चीजें किसमें शामिल होंगी? विधि के अंतर्गत शामिल होंगी। अर्थात कोई भी नियम है भारतीय राज्य क्षेत्र में, कोई भी अध्यादेश है, कोई भी अधिसूचना है, कोई भी रूढ़िया है, कोई भी प्रथा है, अर्थात रूढ़ि और प्रथा को भी इसमें किसमें शामिल कर लिया गया है? विधि के अंतर्गत शामिल किया गया है। और विधि को डिफाइन कहां किया गया है? 13(3) में डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसलिए ये जरूरी है क्योंकि इससे जुड़ी और कुछ चीजें हैं, इसलिए समझना ये जरूरी था। तो पहले तो ये जान लीजिए कि 13(3) में विधि के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। कोई अध्यादेश है, आदेश है, विनियम है, नियम है, उपनियम है, अधिसूचना है, रूढ़ी है या प्रथा है, ये सब किसमें शामिल है? ये सब विधि के अंतर्गत आती हैं। ठीक है ना? यहां तक तो बात सब ठीक ठाक है। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है, देखो, क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, आपको पता है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अर्थात संविधान में कैसे कैसे संशोधन होगा वो कहां वर्णित है? अनुच्छेद 368। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो संवैधानिक संशोधन है वो अनुच्छेद 13 के अर्थों में क्या विधि है? अर्थात यदि अनुच्छेद 368 के द्वारा यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है तो 13 में जो विधि के बारे में बताया गया है, क्या वो संवैधानिक संशोधन विधि माना जाएगा?
ठीक है ना, ये क्वेश्चन किया गया। तो इसी पर चर्चा किया गया, क्या कहा गया, किसमें, सर्वोच्च न्यायालय ने एससी का एक निर्णय आया, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, किस मामले में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में। क्या निर्णय आया कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन है वो वास्तव में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं है, अर्थात जो संवैधानिक संशोधन होगा वो विधि नहीं माना जाएगा। कब निर्णय आया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ मामले में, ठीक है ना। लेकिन कुछ समय के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ही अर्थों में, अच्छा अब समझिएगा, जो संवैधानिक संशोधन है वो 13 के संदर्भ में विधि नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, तो समझिएगा। अरे भाई, हमसे ये कहा गया है कि कानून, अर्थात 13 में कहा गया कि कानून क्या है, तो सरकार के द्वारा कोई कानून बनाया जाए, कोई अध्यादेश बनाया जाए, या विभिन्न निकायों के द्वारा कोई अध्यादेश या कानून बनाया जाए, वो विधि है। और वो ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार से असंगत है। लेकिन जब संवैधानिक संशोधन के द्वारा, वो तो विधि है ही नहीं है, तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है जो मूल अधिकार से असंगत हैं, तो वो कानून बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो तो 13 के अर्थ में कानून ही नहीं है, वो तो 13 के अर्थ में विधि नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया। इसका मतलब यदि किसी भी संवैधानिक संशोधन के द्वारा यदि कोई ऐसा कानून बना दिया जाता है जो मूल अधिकार से असंगत है, तो बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि वो कानून 13 के द्वारा विधि है ही नहीं है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब संवैधानिक संशोधन के द्वारा जैसा भी चाहे कानून बना दें, मूल अधिकार से असंगत भी हो सकता है। अब हो सकता है भाई सर्वोच्च न्यायालय को एनालाइज हुआ हो कि नहीं, ये तो गड़बड़ होने जा रहा है, तब तो सरकार जो है, या ऐसे राज्य जिनको कानून बनाने का अधिकार है, वो संवैधानिक संशोधनों के द्वारा ऐसे नए नए कानून बनाते चले जाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपने निर्णय को ही पलट दिया, अपने निर्णय को पलटा, और किसमें, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में उन्होंने अपने निर्णय को पलटा और कह दिया कि नहीं, संवैधानिक संशोधन जो है वो भाई 13 के अर्थों में कानून है, 13 के अर्थों में कानून है, विधि है। मतलब संवैधानिक संशोधन के द्वारा यदि ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वो भी कानून माना जाएगा। मूल अधिकार से असंगत है तो फिर वो कैसे हो जाएगा, वो असंवैधानिक हो जाएगा। अब जब ये बात सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया भाई, तो अब संसद और सरकारों को कानून बनाने की शक्ति सीमित हो गई ना, उनके पैर में बेड़ी पड़ गई। तो संसद को ये बात नागवार गुजरी कि नहीं भाई, ऐसे कैसे हो सकता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संसद को ये बातें नागवार गुजरी कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है भाई। तो उन्होंने क्या किया, उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को पलट दिया, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को संसद ने पलट दिया। और कब पलटा, 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा संसद ने संवैधानिक संशोधन को 13 से बाहर कर दिया कि नहीं भाई, जो संवैधानिक संशोधन है वो सही मायने में 13 के अर्थों में जो कानून है उससे बाहर है। अब संसद ने तो पलट दिया, जो संसद ने पलट दिया तो जाहिर सी बात है इस बात की सुनवाई तो सर्वोच्च न्यायालय में जानी ही थी कि नहीं, अब आप वैधानिकता का परीक्षण करिए कि संसद ने जो ये किया है ये सही है कि नहीं है। तो जब संसद के सामने ये गया तो उन्होंने 1973 में जो बहुत महत्वपूर्ण वाद है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि नहीं, जो ये 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद ने संशोधन किया है वो वैध है, अर्थात संवैधानिक संशोधनों के द्वारा बनाया गया कानून सही मायनों में 13 के अर्थों में विधि नहीं है, कानून नहीं है।
अर्थात संसद के द्वारा ये जो 1973 में किया गया था उसको सही ठहरा दिया गया। लेकिन एक शब्द जोड़ा गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है। जब वो संवैधानिक संशोधन 13 से बाहर है तो कर सकती है भाई, लेकिन किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई ऐसा संशोधन नहीं होगा जो मूल अधिकार का जो ढांचा है, किसका, मूल अधिकार का जो ढांचा है, मूल अधिकार का ढांचा है उसमें कोई बदलाव करता हो, जो मूल अधिकार का स्ट्रक्चर है उसको बदल देता हो, ऐसा कोई भी संशोधन संसद नहीं करेगी। हाँ, संविधान मूल अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संसद को मिल गया, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको वैलिड करार दिया, लेकिन साथ साथ में जोड़ा कि संसद किसी भी प्रकार का ऐसा कोई संशोधन नहीं कर सकती जो मूल अधिकार के ढांचे को ध्वस्त करता हो, और इसी को मूल अधिकार के ढांचे का सिद्धांत कहा गया। इस जो एससी का सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया, इसी को क्या कहा गया, मूल अधिकार का ढांचे का सिद्धांत कहा गया। अर्थात संसद मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जो मूल अधिकार के स्ट्रक्चर को, ढांचे को प्रभावित करता हो। चीजें समझ में आ गई? तो ये आपका था। अभी देखिए, अभी मूल अधिकार कितने हैं इस पर हम नहीं पहुंचे हैं। अभी मूल अधिकार कितने हैं उसको समझने के लिए मूल अधिकार से जुड़ी हुई जो बातें हैं वो जरूरी था। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आज आपने पढ़ा है, समझा है, ये बड़े एग्जाम की चीजें हैं। मूल अधिकार कितने हैं, किसमें शामिल है, कौन कौन कहां है, ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझने वाली चीजें। एक एक शब्दों का बारीकी से हमने यहाँ चर्चा किया है। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया हो, लेकिन जरूर इसको देखिएगा, एक एक शब्दों को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि संविधान में शब्दों का बड़ा महत्व है। और यदि ये जो आज का लेक्चर है, हाँ देखिए, अब ऐसे सतही तौर पर मूल अधिकार पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन वास्तव में यदि आपको मूल अधिकार समझना है, पढ़ना है, तो आज के वीडियो को बिना देखे आप अगले लेक्चर को आप नहीं समझ पाएंगे। मूल अधिकार कितने हैं ये समझ ले जाएंगे, किताबी भाषा में समझ ले जाएंगे, लेकिन आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है मूल अधिकार के बाकी हिस्से को समझने के लिए। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग रहा होगा, और यदि अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्यारा से कमेंट भी कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलते हैं, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे जहां मूल अधिकार कितने हैं और कहां कहां शामिल हैं इस पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना भी, धन्यवाद, जय हिंद।